आ गए। सही से बैठ जाइए, इधर होकर बैठ जाइए सभी लोग। देख लीजिए सही से आता है, एडजस्ट हो रहा है, उनको सेटिंग आता ही नहीं। इधर होकर बैठ जाइए। चलिएगा, आज हम ज्योग्राफी को देखते हैं। सबसे पहले बताइएगा, सर्वप्रथम भूगोल शब्द किसके द्वारा दिया गया था? इरेटोस्थनीज के द्वारा ही दिया गया था। हाँ, इरेटोस्थनीज ही हो जाएंगे। और हम बात करते हैं इरेटोस्थनीज कहाँ के थे? ये कहाँ के विद्वान थे? ग्रीक के थे। ग्रीक के थे, सही। हाँ, ग्रीक के थे। इसके बाद बताएगा, ये जो भूगोल शब्द है, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द से बना है। कौन कौन सा है? सही है, जियो और ग्राफिक्स। यानी जियो का मतलब क्या है? तो पृथ्वी है, और ग्राफिक्स का मतलब क्या है? वर्णन है, उसका वर्णन करना। सही है। भूगोल का जनक की बात करते हैं तो कौन है? हिकेटियस हो जाएंगे। सही है, हिकेटियस। हाँ, हिकेटियस हो जाएंगे। वही बात करते हैं, व्यवस्थित भूगोल के जनक किन्हें मानते हैं? इरेटोस्थनीज को मानते हैं। सही है, इरेटोस्थनीज को। हाँ, इरेटोस्थनीज को मानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक भूगोल के जनक किन्हें मानते हैं? कार्लोस साबर हो जाएंगे। सही है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता किन्हें जानते हैं? अनेक्सिमेंडर को जानते हैं। सही है। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन सा है? देवयानी हो जाएंगे। सही है। हाँ, देवयानी हो जाएंगे। वही नवीनतम ज्ञान मंदाकिनी की बात करते हैं तो कौन सा है? डवार्फ मंदाकिनी। सही है। हाँ, डवार्फ हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा, ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है। सही है। इसके बाद बताएगा, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण हो जाएंगे। और हम पृथ्वी की बात करते हैं तो कौन सा है? पांचवा है। सही है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएंगे। सही है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद बताएगा, एस्टेरॉयड जो है किस किस ग्रह के मध्य पाया जाता है? यानी क्षुद्र ग्रह जिसको कहते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य में जो है एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सही है। टोटल प्लेनेट की संख्या कितना है? 8 प्लेनेट है। सही है। सूर्य के नवीनतम जो या समीपतम की बात करते हैं कौन सा ग्रह है? बुध है। सही है। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण हो जाएंगे। वरुण हो जाएंगे। सबसे दूरस्थ ग्रह की बात करते हैं तो वरुण हो जाएंगे। हाँ, पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं, सबसे नजदीकी का ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएंगे। शुक्र, पृथ्वी का शुक्र हो जाएगा। याद रखना है, पृथ्वी का शुक्र। सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं, किस ग्रह के पास सैटेलाइट है? शनि के पास। हाँ, सही है। टोटल 145 है, लेकिन 125 के करीब में उसको मान्यता दिया गया है। सही है। इसका और दूसरा सबसे बड़ा बताइएगा, उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ही हो जाएंगे। सही है, बृहस्पति हो जाएंगे। आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है ग्रह? शनि हो जाएगा। सही है, शनि हो जाएगा। इसके बाद शनि के पास जो वलय की संख्या कितना है? 7 वलय की संख्या। सही है, 7 वलय की संख्या है। इसके बाद बताइएगा, शनि का जो घनत्व कितना होता है? शनि ग्रह का घनत्व कितना होता है? 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि हाँ 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की हो जाएगा, जो कि इसको हम जल में तैरने वाले भी ग्रह कहते हैं। इसकी बहुत ही घनत्व जो है कम है, डेंसिटी कम है। इसके बाद बताएगा, ये शनि के ग्रह की जो है खोजकर्ता कौन हुए? शनि के बारे में नहीं बोल रहे हैं। शनि के जो सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि कौन सा है? टाइटन है। हाँ, टाइटन के खोजकर्ता कौन हुए? क्रिश्चियन हाइजेन हुए। क्रिश्चियन हाइजेन हुए थे। हाँ, क्रिश्चियन हाइजेन हुए थे। फोबो नामक जो है एक उपग्रह है, जो कि किस ग्रह का उपग्रह है? फोबो हम बोल रहे हैं, फोबे शनि का ही है। याद रखना है, फोबे नामक उपग्रह जो है शनि का ही है। फोमोस और डिमोस की बात करें तो आपका मंगल का हो जाएगा। कौन सा छोटा है? फोमोस छोटा है या डिमोस छोटा है? डिमोस छोटा है। सही है, डिमोस छोटा है। इसके बाद बताएगा, सूर्य की पृथ्वी की दूरी कितना? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना किलोमीटर है? 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी है। 149.6 मिलियन किलोमीटर। इसके बाद बताइएगा, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है? 76 वर्ष। सही है। ये कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था, और फिर उसमें 76 आप ऐड करिएगा तो कब दिखाई देगा? 2062 में ये दिखाई देगा।
किस चीज का? बाइक का। जल्दी ही आइएगा, दे दीजिए तो। इसके बाद बताएगा बुध का परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन का होता है। शुक्र का परिक्रमण काल कितना होता है? 255 दिन। हाँ, सूर्य का बुध का हम पूछे थे, बुध का 88 दिन होता है परिक्रमण काल। वही बात करते हैं शुक्र का कितना? 255 दिन होता है। सही है। हाँ, इसके बाद बताया सबसे बताएगा लंबा समय किसका होता है परिक्रमण काल? किस ग्रह का? वरुण का, क्योंकि दूरस्थ ग्रह है, सबसे दूर। यानी परिक्रमण का मतलब ये हो गया कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, यही है परिक्रमण। तो सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण है। तो वरुण को लगेगा कितना समय? 164.8 वर्ष। हाँ, 164.8 वर्ष लगेगा। इसके बाद बताएगा हरा ग्रह किसे कहते हैं? सही है, अरुण और वरुण दोनों को कहते हैं। किस कारण कहते हैं? तो मीथेन के रहने के कारण। सही है। हाँ, मीथेन के रहने के कारण। और इसको जो है वरुण को जो है हल्का नीला ग्रह भी कहते हैं। किस कारण कहते हैं? ये भी मीथेन के ही कारण हो जाएंगे। सही है, मीथेन के कारण ही हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा मानक समय कितने गुणांक में लिया जाता है? मानक समय जो है सही है 7.5 डिग्री में लिया जाता है। सही है, मानक गुणांक की बात करते हैं 7.5 डिग्री में लिया जाता है। इसके बाद बताएगा प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। इनको क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। कटिबंध कहते हैं। सही है, कटिबंध कहते हैं। इसके बाद बताएगा विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग, यहाँ 2 वर्ष जो है 2 वर्ष में 2 बार सूर्य स्थित चमकता है। इस भाग को क्या कहते हैं? कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध हो जाएगा। सही है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधी कहते हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी है। ये कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो कितना है? 19,613 फीट है। 19,613 फीट। 19,613 फीट है। इसके बाद बताइएगा भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। सही है, अधिकेंद्र कहते हैं। इसके बाद बताइएगा सबसे पहले पी तरंगे कहाँ पे पहुंचती है? तो अधिकेंद्र पे ही पहुंचती है। सही है, अधिकेंद्र पे ही पहुंचती है। इसके बाद बताइएगा अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरें को जापान में क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। सुनामी कहते हैं। सही है, सुनामी हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा भू संतति सिद्धांत के भूगोलवेता कौन हुए? कोबर। कोबर हो जाएंगे, कोबर। तापीय संकुचन के भूगोलवेता कौन हुए? ये जेफरीज हो जाएंगे। जेफरीज हो जाएंगे। इसके बाद बताया महाद्वीपीय फिसलन के कौन हुए? डेली याद रखना है। इसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन की बात करते हैं तो वेगनर हो जाएंगे। सही है, महाद्वीपीय विस्थापन की बात करते हैं तो कौन? वेगनर हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताया रेडियो एक्टिविटी के कौन हुए? जोली। रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो जोली हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एक जर्मन मौसम विज्ञानी ध्रुवीय खगोल शास्त्री के द्वारा दिया गया था। वो कौन खगोल शास्त्री थे? अल्फ्रेड वेगनर थे। अल्फ्रेड वेगनर थे जो कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिए थे। और कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। इसके बाद बताएगा फ्रांस को भूमि और जलवायु की दृष्टि से क्या कहा गया? लघु यूरोप कहा गया। सही है, हाँ, लघु यूरोप कहा गया। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विक्टोरिया झील है। अमरकंटक की जो बोल रहे हैं पहाड़ी, इससे 3 नदी निकलती है, जो कि कौन कौन सी नदी है? सही है, नर्मदा है, इसका महानदी है और एक सोन नदी है। और हम बात करते हैं सोन नदी की, तो किधर से निकलती है? किधर की ओर? उत्तर की ओर। ध्यान रखना है, सोन नदी उत्तर की ओर निकलती है। वही नर्मदा नदी की बात करते हैं तो पश्चिम की ओर निकलती है। और महानदी की बात करते हैं तो दक्षिण से निकल के पूरब की ओर मुड़ जाती है। आपको क्वेश्चंस बार बार आते भी है, इनमें से कौन सा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? हाँ, तो ज्यादातर ऑप्शन में आपको ताप्ती और नर्मदा का मिलेगा, जो कि डेल्टा का निर्माण न करते हुए एस्चुरियन का निर्माण करती है वो। अगर हम बात करते हैं और बहुत सारे नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जैसे कि आप महानदी की भी बात करते हैं तो ये भी डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरियन का निर्माण करती है। लेकिन ज्यादातर नदी जो पश्चिम की ओर बहने वाली होती है वो डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरियन का निर्माण ही करती है। इसको भी याद रखना है। इसके बाद बताएगा भारत में अपना आर्कटिक अभियान कब प्रारंभ किया था? 1981-82 में किया था। 1981-82 में किया था। सही है। इसके बाद दूसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया था? मैत्री में किया गया था। और कब किया गया था?
1989 सही बोल रहे हैं। और प्रथम बार कब किया गया था? 1983 में, याद रखना है। पहली शोध केंद्र स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो दक्षिण गंगोत्री में, और 1983 में किया गया था। दूसरी की बात करते हैं तो कहाँ किया गया था? मैत्री, और ये 1989 में किया गया था। सही है। और तीसरा अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? भारती। भारती, और कौन सा हिल्स पे है ये? लार्सन हिल्स पे, लार्सन हिल्स पे, हाँ लार्सन हिल्स पे है। इसके बाद बताइएगा विश्व के सबसे ज्यादा तटीय रेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा हो जाएगा आपका, कनाडा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो नार्वे हो जाएंगे। मेरियाना एक गर्त है जो कि किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में है। और टोंगा की बात करते हैं तो किस महासागर में है? ये भी प्रशांत महासागर में, याद रखना है। टोंगा की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर में ही है। मिंडनाओ की बात करते हैं, ये भी एक गर्त है, और ये कहाँ स्थित है? ये भी प्रशांत महासागर में ही है। सही है। सुंडा गर्त की बात करते हैं, ये किस महासागर में है? ये पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। सही है। इसके बाद बताएगा रोम से एक गर्त है, ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित। सही है। इसके बाद कौन सा ऐसा महादेश है जो कि एस आकार का है? अटलांटिक। सही है। हाँ। इसके बाद बताएगा महासागर में हम बोल रहे थे, महादेश नहीं, महासागर की बात कर रहे थे, ठीक ना? कौन सा ऐसा महासागर जो ऐसा आकार का? अटलांटिक है। ठीक है। इसके बाद बताएगा लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता कितना होता है? लगभग 35,000 प्रति, हाँ 35,000 प्रति होता है। इसके बाद बताएगा अमेजन नदी का बताइए उद्गम स्थल कहाँ है? अमेजन नदी हम पूछ रहे हैं, लैंगो वेलफेरो। सही है। हाँ, अगर नील नदी की बात की तो विक्टोरिया झील हो जाएंगे। सही है। यांगसी नदी की बात करते हैं तो तिब्बत का पठार से निकलते हैं, यांगसी नदी तिब्बत के पठार से ही निकलती है। सही है। और इसके बाद हांगो नदी की बात करते हैं तो कहां से निकलती है? क्यूलून पर्वत से निकलती है। क्या चीज? अमेजन की अगर हम बात करते हैं लैंगो वुल्फेरो से निकलती है, लैंगो विल्फेरो से निकलती है। इसके बाद हम क्या बताएं? यांगसी कहां से निकलती है? तो तिब्बत के पठार से निकलती है। सही है। इसके बाद गंगा कहां से निकलती है? गौमुख हिमानी से निकलती है। सही है। गौमुख हिमानी से निकलती है। इसके बाद बताएगा ऑरेंज नदी कहां से निकलती है? लीसोथो से निकलती है। हाँ। इसके बाद बताएगा और ऑरेंज नदी की बात करते हैं किस महासागर में जाके मिलती है? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। इसके बाद बताएगा आसवन बांध पर जो है, आसवन बांध किस नदी पर है? आसवन बांध किस नदी पे है? तो नील नदी पे ही है। सही है। इसके बाद बताएगा अंकारा किस नदी के किनारे स्थित है? अंकारा की बात करते हैं तो कौन से नदी के किनारे स्थित है? किजिल नदी के किनारे स्थित। सही है। रोम की बात करते हैं किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे स्थित। सही है। टाइबर हो जाएंगे। और लंदन की बात करते हैं तो किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। सही है। चटगांव की बात करते हैं तो किस नदी के किनारे है? कर्णफुली नदी के किनारे स्थित है। चटगांव कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। सही है। चटगांव बांग्लादेश में स्थित है और कर्णफुली नदी के किनारे ये स्थित है। इसके बाद बताएगा बसरा, ये किस नदी के किनारे स्थित है? सत अल अरब नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ है बसरा? तो इराक में है, इराक में है। कीव की बात करते हैं जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? नीपर नदी के किनारे स्थित है। और कीव की बात करते हैं ये कहाँ स्थित है? यूक्रेन में। यूक्रेन की कैपिटल कहाँ है? कीव ही है। हाँ, कीव ही है। इसके बाद बताएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा को दर्शाता है? सही है। रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। और इसका निर्धारण कब किया गया था? 1947 में। हाँ, भारत और चाइना के मध्य कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। और इसकी निर्धारण की बात करते हैं तो कब? 1914 में निर्धारण किया गया था। सही है। इसके 1914 में अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल रहा था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1910 से लेकर के 1916 तक उनका कार्यकाल रहा था। सही है। और 16 से 21 की अगर बात करते हैं 1916 से 21 तक इनका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल रहा था। 1916 से लिख लीजिएगा, सीक्वेंस लिखा देते हैं। यानी कि 1916 से लेकर के 1921 तक इसका तो चेम्सफोर्ड का कार्यकाल रहा था। हाँ, 1916 से 21 तक चेम्सफोर्ड का कार्यकाल रहा था। वही बात करते हैं 1921 से लेकर के 1926 तक इनका कार्यकाल रहा था तो लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल रहा था। 1921 से 1926 तक इनका कार्यकाल रहा था, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल रहा था।
फिर आपसे 1926 से 1931 तक इनका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल रहा था। 1926 से लेकर के 1931 तक इनका कार्यकाल था, तो इरविन का कार्यकाल था। 1931 से लेकर के 1936 तक इनका कार्यकाल रहा था, वेलिंगटन का कार्यकाल था। 1931 से लेकर के 1936 तक इनका कार्यकाल था, वेलिंगटन का कार्यकाल था। 1936 से 1943 तक इनका कार्यकाल था, तो लॉर्ड लिलिथगो का कार्यकाल था। 1936 से 1943 तक इनका था, तो लॉर्ड लिलिथगो का कार्यकाल था। 1943 से लेकर के 1947 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1943 से 1943 से 47 लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल रहा था। याद रखना, लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल रहा था। और 47 में बात करते हैं तो किनका था? लॉर्ड माउंटबेटन का था। और 48 में सी राजगोपालाचारी का रहा था। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, भारत के कौन से ऐसे गवर्नर जनरल हुए थे? तो सी राजगोपालाचार्य हुए थे, जो कि एकमात्र भारतीय थे। इस चीज को याद रखना, और अंतिम भी थे 1948 में। इसके बाद बताएगा अंतिम वही हुए थे। इसके बाद बताया कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। सही है। हाँ, पॉइंट किलीमेरो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। सही है। पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है? तो जाफना में है। जाफना कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। हाँ, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में ये पड़ता है, इसको याद रखना है, उत्तर पूर्व में। इसके बाद बताएगा नेपाल हिमालय की लंबाई की बात करते हैं तो कितना किलोमीटर है? 800 किलोमीटर है। सही है, 800 किलोमीटर है। किस किस नदी के मध्य ये स्थित है? काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। काली एवं तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय है। वही अगर हम बात करते हैं असम हिमालय की, तो असम हिमालय की लंबाई कितना है? 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और किस नदी के मध्य है ये? तीस्ता एवं दिहांग नदी के किनारे स्थित। सही है, तीस्ता एवं दिहांग नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद बताएगा, और हम बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार जो है कितने भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है? 4। सही है, 4। सबसे अधिक किसके साथ करता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ ही करता है। सही है। कौन से ऐसे 4 राज्य हैं? ऊपर से ही टॉप से ही गानिएगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, नागालैंड हो जाएंगे, मणिपुर हो जाएंगे और मिजोरम हो जाएंगे। सही है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बांग्लादेश कितने स्टेट के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 स्टेट के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा स्टेट है? एक तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसके बाद असम भी हो जाएगा, इसके बाद मेघालय भी हो जाएगा, इसके बाद मिजोरम भी हो जाएगा और एक त्रिपुरा हो जाएगा। 5 ऐसे स्टेट है जो कि बांग्लादेश जो है सीमा साझा करते हैं। वही अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल कितने स्टेट के साथ सीमा साझा करता है? वो भी 5 स्टेट के साथ ही सीमा साझा करता है। कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं? ऊपर से आइएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, इसके बाद कौन सा? उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, बिहार हो जाएंगे, इसके बाद सिक्किम हो जाएंगे और एक कौन सा है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन कौन से हो गए? एक उत्तराखंड हो जाएगा, इसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और सिक्किम हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम चाइना की बात करते हैं, कितने स्टेट के साथ सीमा साझा करता है? ये 4 स्टेट के साथ सीमा साझा करेगा। कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा ऊपर में, इसके बाद उत्तराखंड हो जाएगा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम हो जाएगा और एक अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। लेकिन यूटी अगर मिला देते हैं तो आपका लद्दाख सटेगा। टोटल बात करते हैं तो 5 हो जाएगा, यूटी प्लस स्टेट के रूप में। इसके बाद बताइए अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ कितना यूटी सीमा साझा करता है? तो एक ही करता है, जो कि लद्दाख करता है। सही है, लद्दाख करता है। यूटी यानी यूनाइटेड टेरिटरी की बात करते हैं। इसके बाद बताएगा कुचिकल जलप्रपात है, ये किस नदी पे है? वराही नदी पे। हाँ, वराही नदी पे स्थित है। सही है। इसके बाद दूध सागर बताएगा किस नदी पे स्थित है? मांडवी नदी पे। सही है, मांडवी नदी हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा पुनासा किस नदी पे किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे से। कहाँ है? तो चंबल नदी के किनारे स्थित है ये। इसके बाद बिहार किस नदी के किनारे स्थित है? टोंस नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। इसके बाद बताएगा बरेही पानी, ये जलप्रपात है किस नदी के किनारे स्थित है? बरेही पानी जो है ये किस जलप्रपात है, किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बोलना है। बुध बंगला नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? तो आपका ओडिशा में है। हाँ, इसके बाद बताएगा पाइकारा जलप्रपात है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? नीलगिरी। हाँ, नीलगिरी क्षेत्र में ही स्थित है पाइकारा। इसके बाद बताएगा हुंडरू जलप्रपात है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे से। और कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, जो कि झारखंड में ही पड़ता है। इसके बाद बताएगा रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सही है, सेरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन की बात करते हैं क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। सही है।
हवा में पौधे को उगाना क्या कहते हैं? एरोपोटिक्स, एरोपोटिक्स कहते हैं। इसके बाद बताएगा जल में पौधे को उगाना क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। इसी को मृदा रहित भी आप कह सकते हैं, यानी बिना मृदा के पौधे को उगाना। इसके बाद बताएगा भूरी क्रांति का संबंध किस चीज से है? उर्वरक उत्पादन से। सही है। रजत क्रांति की बात करते हैं, किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति की बात करते हैं तो किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति की बात करते हैं किससे? आलू उत्पादन से संबंधित है। सही है। इसके बाद बताएगा कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल उत्पादन से संबंधित। सही है, बायोडीजल उत्पादन से संबंधित हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा स्थानांतरण कृषि में बताएगा मिल्पा, ये कहाँ में जो कृषि की जाती है, किस जगह का ये नाम है? मिल्पा, जो कि स्थानांतरण कृषि होती है। जैसे कि आप पढ़े होइएगा उत्तर पूर्व में कृषि जो होती है उसको झूम के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार इसी प्रकार बताएगा मिल्पा जो है कहाँ के कृषि को कहते हैं? ये मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि किया जाता है उसको मिल्पा कहते हैं, याद रखना, मिल्पा कहते हैं। और ब्राजील में जो स्थानांतरित कृषि किया जाता है उसको रोका कहते हैं। क्या कहते हैं? रोका कहते हैं। और मलेशिया में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको लदाम कहते हैं। क्या कहते हैं? लदाम कहते हैं। इसके बाद बताएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो कृषि किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वालरे कहते हैं, वालरे कहते हैं। इसके बाद बताएगा राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चिकलमंगलुरु में। सही है, जो कि कर्नाटक में ही पड़ता है। ठीक है। इसके बाद बताएगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजमुंदरी। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। राजमुंदरी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर हो जाए। कहाँ? तो कोयम्बटूर। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछे तो लखनऊ, याद रखना है, लखनऊ हो जाएंगे। भारतीय, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे तो कहाँ हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। वही राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र पूछे तो कोयम्बटूर हो जाएगा। कोयम्बटूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। सही है, तमिलनाडु में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका कटक में हो जाए। कटक कहाँ स्थित है? ओडिशा में है। सही है, ओडिशा में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कासरगोड कहाँ स्थित है? कर्नाटक में ही है। इसके बाद बताएगा भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर में। और भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तिलहन की बात करते हैं तो हैदराबाद हो जाएगा, और दलहन की बात करते हैं तो कानपुर हो जाएगा। तिलहन अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें, स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। सही है, 1986 में हुआ था। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलोर में। कहाँ स्थित है? बंगलोर में स्थित है। इसके बाद बताइएगा केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। सही है। इसके बाद बताइएगा उड़द का बताइएगा जन्म स्थान कहाँ हुआ था? उड़द ये भारत में हुआ था। वही मसूर की बात करते हैं तो कहाँ हुआ था? ये चाइना में। नहीं, मसूर की बात करते हैं तो चाइना यानी चीन में हुआ था। मूंग की बात करते हैं तो मूंग कहाँ हुआ था? ये भारत हो जाएंगे। सही है। ज्वार की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? ये भी भारत से ही हुआ था। और चाय की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? चाय चीन। सही है, चाय चीन में उत्पत्ति हुआ था। अगर हम धान की बात करते हैं तो कहाँ से उत्पत्ति हुआ था? भारत व इंडोनेशिया से हुआ था। भारत व इंडोनेशिया से हुआ था। मक्का की बात करते हैं तो कहां से हुआ था? मध्य अमेरिका से। मक्का की बात करते हैं तो मध्य अमेरिका की। और गेहूं की बात करते हैं तो कहां से? मध्य एशिया से। गेहूं की बात करें तो मध्य एशिया से, और मक्का की बात करें तो मध्य अमेरिका से हुआ था। सही है। इसके बाद बताएगा विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कब किया गया था? 1824 में किया गया था। कहां में किया गया था? पोर्टलैंड में किया गया था। पोर्टलैंड कहां स्थित है? ब्रिटेन में स्थित है। कहां स्थित है? ब्रिटेन में स्थित है। सही है। इसके बाद बताइएगा भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट का पहला कारखाना कब लगाया गया? 1904 में। और कहां में लगाया गया था? मद्रास में लगाया गया था। भारत में आपसे पूछे आधुनिक रूप से सीमेंट का कारखाना कहां लगाया गया? मद्रास में लगाया गया। और कब लगाया गया? 1904 में लगाया गया। सही है। इसके बाद बताएगा मद्रास के बाद जो है कारखाना कहां लगाया गया है? तो आपका गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे लगाया गया था, जो कि 1912-13 में लगाया गया पोरबंदर में। लेकिन 1912-13 में लगाया गया। 1914 में गुजरात में जो है स्टार्ट हुआ था, उत्पादन करना आरंभ किया था। इसके बाद बताएगा एसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। सही है। इसके बाद बताएगा NH-44 की बात करते हैं तो ये किसको किसको जोड़ने का काम करता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर से कन्याकुमारी। सही है, श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएंगे।
जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में ही स्थित है। इसकी अगर हम बात करते हैं, जो कि चनानी नासी सुरंग की लंबाई कितना किलोमीटर है? चनानी नासी सुरंग की लंबाई कितना? 9.2 किलोमीटर। सही है, 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद बताएगा, भारत का सबसे लंबा केबल सेतु कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात में स्थित है और किस जिला में है? तो भरूच जिला में स्थित है। भरूच जिला में स्थित है। इसके बाद बताएगा, और किस नदी पे किनारे स्थित है? ये बताइए, किस नदी पे स्थित है? भारत का सबसे लंबा केबल सेतु किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सही, नर्मदा नदी पे ही है, सॉरी नर्मदा नदी पे ही है। और किस जिला में है? तो भरूच जिला में। कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। इसके बाद बताएगा, ये बताएगा पोर्ट है जो कि तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। सही है, और किस समुद्र में स्थित है ये तूतीकोरिन? तो बंगाल की खाड़ी हो जाएंगे, बंगाल की खाड़ी हो जाएंगे। नहावा शोवा की बात करते हैं तो ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सही है, महाराष्ट्र हो जाएंगे। एन्नौर की बात करते हैं कौन सा स्टेट में है? ये तमिलनाडु में है। ये सब पोर्ट है। इसके बाद कांडला पोर्ट की बात करते हैं, ये कहाँ स्थित है? कांडला गुजरात में। सही है, कांडला गुजरात में है। पारादीप पोर्ट की बात करते हैं तो ये ओडिशा में। सही है, ओडिशा में हो जाएंगे। और हम बात करते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट की, तो ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। सही है। और कोच्चि पोर्ट की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। सही है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं कहाँ है? बेंगलुरु में है। सही है। मनोहर पारिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गोवा में है। हाँ, गोवा में मोपा एक जगह है, वही है, याद रखना, मोपा में है, ये गोवा में ही है। इसके बाद देगा, इम्फाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इम्फाल में ही है, जो कि मणिपुर में है। इम्फाल की कैपिटल कहाँ है? सॉरी, मणिपुर की कैपिटल कहाँ है? तो इम्फाल ही है। इसके बाद बताएगा, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चेन्नई में। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो चेन्नई में स्थित है। सही है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। सही है, मुंबई में हो जाएंगे। दावोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो कहाँ है? गोवा में। दावोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गोवा हो जाएंगे। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो कोझिकोड केरल में ही है। इसके बाद बताएगा, शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? श्रीनगर में है। सही है, श्रीनगर में ही है। इसके बाद बताएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में टोटल साक्षर कितने % लोग साक्षर है? 73% के करीब में। सही है, 73% के लोग ही साक्षर है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। हाँ, उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है, जो कि 75.1% के राउंड में है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है, जो कि कितना प्रतिशत है? 93%। हाँ, 93% है। 2011 में अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात कितना था? यानी SC की बात करते हैं, अनुसूचित जाति की बात करते हैं 945। SC जिसमें शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं कितना है लिंगानुपात? 945 है। 945 हो जाएंगे। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति का दशकीय वृद्धि कितना प्रतिशत रहा था? 20.8%। 20.8%। सही है। अगर हम बात करते हैं भारत में SC कितना प्रतिशत है अभी फिलहाल में? 16.8%। 16.8% SC है। वही ST की बात करते हैं तो कितना प्रतिशत है? 8.6%। ST की बात करते हैं तो 8.6% और SC की बात करते हैं 16.8%। सही है। इसके बाद बताइएगा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। दूसरे सर्वाधिक अगर हम बात करते हैं जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र हो जाएंगे। तीसरे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं तो कौन सा है? बिहार है। चौथे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। और पांचवें की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सही है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य बताएगा कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम याद रखना है। गोवा की बात करें सबसे छोटा राज्य है, गोवा सबसे छोटा राज्य है। लेकिन आपसे पूछे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। दूसरे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा आ जाएगा? मिजोरम आ जाएगा। तीसरे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में? 17 लोग। 17 लोग रहते हैं। और हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट कौन सा है? बिहार है, जो कि कितना 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं? 1106। सही है, 1106 व्यक्ति रहते हैं। सही है। इसके बाद बताएगा, जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक दूसरे स्थान पे कौन सा स्टेट है?
पश्चिम बंगाल है, सही है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 10 से 28, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है 1 किलोमीटर पर 10 से 28 लोग रहते हैं। तीसरी अगर हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा किसका है? तो केरला का है, याद रखना है केरल का है। इसके बाद बताइएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अगर राज्य पूछे तो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दूसरे राज्य की बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। कौन सा? मिजोरम हो जाएगा। और तीसरे की बात करते हैं तो कौन सा? सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। इसके बाद बताएगा मनाली एक जगह है जो कि पर्वतीय नगर है, घूमने फिरने वाला जगह भी है। ये कहाँ स्थित है? सही है, ये कहाँ है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में। मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है। रानीखेत की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, सही है, उत्तराखंड में है। इसके बाद बताइएगा माउंट आबू की बात करते हैं, ये पर्वतीय नगर है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में, सही है, राजस्थान में हो जाएगा। दार्जिलिंग की बात करते हैं, ये भी पर्वतीय नगर है जो कि पश्चिम बंगाल में, सही है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आप लोग भी जॉब करिए और ये सब नगर घूमने वाला ही है, पर्वतीय नगर, बहुत जल्द ही आप लोग भी जाइए वहां। इसके बाद बताइएगा ऊटी की बात करते हैं, ऊटी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। हाँ, ये जॉब करके नहीं, शादी करके यहाँ जाइएगा ऊटी में, अकेला घूमने वाला जगह भी नहीं, इसलिए हाँ ऊटी नहीं है। इसके बाद बताइएगा बाण सागर परियोजना जो है किस नदी पे है? बाण सागर परियोजना सोन नदी पे है, हाँ सोन नदी पे है। इसके बाद से गंगा सागर परियोजना की बात करते हैं तो किस नदी पे? चंबल नदी पे, सही है। गंगा सागर परियोजना की बात करते हैं तो चंबल नदी पे, सही है। इंदिरा गांधी, अगर हम इंदिरा सागर बांध की बात करते हैं किस नदी पे है? ये आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन सुनिए, इंदिरा सागर बांध हम पूछ रहे हैं तो नर्मदा नदी पे स्थित है, सही है। नहर आपसे पूछे तो सतलज नदी हो जाएगा, याद रखना। यहाँ सागर बांध है तो आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। इसके बाद बताए बगलीहाट परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है, सही है, चिनाब नदी हो जाएंगे। माता टीला की बात करते हैं किस नदी पे है? कोयना नदी पे है। माता टीला की बात, सॉरी बेतवा नदी हो जाएगा ना, उत्तर प्रदेश में। माता टीला बांध की बात करते हैं तो बेतवा नदी, सही है। नागपुर शक्तिगिरी परियोजना की बात करते हैं तो किस नदी पे स्थित है? कोराडी नदी पे है। और कहाँ में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित, सही है, महाराष्ट्र में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना की बात करते हैं किस नदी पे है? दामोदर नदी पे ही है, हाँ दामोदर नदी पे ही है। और इससे अगर लाभान्वित राज्य बात करें तो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, सही है। इसके बाद कोयना परियोजना जो था महाराष्ट्र में ही था, और ये लाभान्वित राज्य की बात करते हैं तो कौन सा है? महाराष्ट्र ही है। सतलज परियोजना की बात करते हैं किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। और कहाँ स्थित है ये? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ही है। इसके बाद शारदा परियोजना की बात करते हैं किस नदी पे है? शारदा नदी पे ही है, शारदा नदी पे ही है। इसके बाद बताइएगा हलाम या नोटिया, ये एक प्रकार की क्या है? तो जनजाति है जो कि कहाँ पाई जाती है? हलाम हो गया, नोटिया हो गया, रियांग हो गया, त्रिपुरी हो गया। आप तो पकड़ सकते हैं जो कि त्रिपुरा हो जाएगा, सही है। हाँ याद रखना, सबसे ज्यादा बार पूछा गया त्रिपुरा से रियांग और आपका त्रिपुरी, तो याद रखना है रियांग कहाँ की जनजाति है? तो आपका त्रिपुरा का है। और त्रिपुरी तो आप पकड़ सकते हैं जो कि त्रिपुरा का ही है। इसके बाद बताएगा अबोर, आबो, मिकिर, ये सब कहाँ की जनजाति है? असम का भी है, याद रखना, असम का भी है। और इसके बाद है सवारा, गोंड, इसके बाद है चेंचूस, ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ये सब जनजाति है और कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की जनजाति है। वासी जनजाति है, ये प्रमुख जनजाति है जो कि कहाँ की जनजाति है? लक्षद्वीप की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? लक्षद्वीप की जनजाति है, सही है। मिजो हो गया, चकमा हो गया, लुसाई हो गया, ये सब कहाँ की जनजाति स्थित है? ये मिजोरम में पाई जाती है, सही है। इसके बाद बताइएगा गारो, खासी, जयंतिया, मिकी, ये सब कहाँ की जनजाति है? तो मेघालय की जनजाति है, सही है, मेघालय की जनजाति है। कोरवा आदिवासी में पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? कोरवा आदिवासी में पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? तो मयारी कहते हैं, मयारी कहते हैं, याद रखना, मयारी कहते हैं। बिरहोर आदिवासी का निवास स्थान क्या कहलाता है? टंडा कहलाता है। क्या? टंडा कहलाता है, टंडा कहलाता है। इसके बाद बताइएगा भुंजिया जनजाति में रसोईधर को क्या कहते हैं?